हे गाइस, तो अभी इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं यूनिट 1 का। यूनिट 1 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पार्ट में। यूनिट 1 का ये पार्ट नंबर 2 है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, जल्दी से कवर करने वाले हैं हम पार्ट 2। देखो, वर्च्यू एथिक्स एक नई टर्म है, वर्च्यू एथिक्स। तो थोड़ा सा एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है वर्च्यू एथिक्स क्या होता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, हमें पता होनी चाहिए ताकि अगर वो आंसर आ जाए तो हम फ्रेम करके बना पाए। सो वर्च्यू एथिक्स जो है, इसके रूट्स कहाँ पे हैं? ग्रीक फिलोसफी से हैं। ठीक है, और ये वर्क है एरिस्टोटल का, उन्होंने डेवलप किया था और रिफाइन किया था इस फिलोसफीज को। सो वर्च्यू एथिक्स मीनिंग क्या होता है वर्च्यू एथिक्स का? वर्च्यू एथिक्स क्या है कि आपका गोल क्या है, कोई भी इंसान है उसका गोल क्या होना चाहिए कि उसको सिंपली रूल्स नहीं फॉलो करने, उसको वर्चुअस पर्सन बनना है। वर्चुअस पर्सन का मतलब ये होता है कि आपको अपनी लाइफ में एथिकल डिसीजंस लेने हैं, और जो आप एथिकल डिसीजंस लोगे वो आपका जो करेक्टर है एज अ पर्सन उस पर डिपेंड करेगा, रेदर देन द एक्सटर्नल फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस। सो वर्च्यू एथिक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ वर्चुअस पर्सन, जो कि आपके करेक्टर पे डिपेंडेंट होगा। सो की कंसेप्ट क्या है वर्च्यू एथिक्स के? कि ह्यूमंस को फ्लरिश करना है, उनका अल्टीमेट गोल इन लाइफ क्या है, आपको प्रैक्टिकल विजडम यूज करनी है और अपनी एबिलिटी से हमेशा सही चीजें करनी है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो एक छोटा सा वैसे जनरल टॉपिक है, बस आप ये याद रख लो कि इसकी ग्रीक फिलोसफी से रूट्स हैं, और इसका मतलब होता है कि ह्यूमंस को फ्लरिश करना है और हमेशा अपने करेक्टर में ऐसी चीजें करनी है कि जो कि सही हो इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर का मतलब क्या होता है? देखो, एथिक्स ऑफ केयर का मतलब होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हो, मॉरल एजेंट्स हैव रिस्पांसिबिलिटी टू केयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू अदर्स, टू द नीड ऑफ अदर्स। कि आपके अंदर ऐसा एथिक होना चाहिए कि आप दूसरों के बारे में केयर करो। एथिक्स ऑफ केयर होना चाहिए आपके अंदर, मतलब ऐसे मॉरल एजेंट्स होने चाहिए कि आप दूसरों की केयर करो, उनकी जो जरूरतें हैं उनको कंसीडर करो। सो यू शुड थिंक ऑफ पीपल एंड देयर नीड। सो इसका मतलब है आप इंपॉर्टेंस देते हो पर्सनल रिलेशनशिप्स को, जिस वे में सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। So the ethics of care has been applied to a wide range of ethical issues including, आप ethics of care अगर आप जनरल लैंग्वेज में बात करो, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? अगर हम हेल्थ केयर में देखें, डॉक्टर्स एथिक्स ऑफ केयर के साथ काम करते हैं। एजुकेशन में देखो, इन्वायरमेंटल एथिक्स में देखो, तो आपको पता है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जब हमें सारी चीजें कंसीडर करनी है। हमें हमेशा देखना है कि सामने वालों को हमारी जरूरत है, उनको सपोर्ट चाहिए। एल्डर केयर हो गया, हॉस्पिटल केयर हो गया, पीडियाट्रिक केयर हो गया, तो हमें एथिक्स ऑफ केयर सबके अंदर होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ एंड एथिक्स। आपको पता है लॉ और एथिक्स का क्या रिलेशन होता है? देखो, लॉ एज अ सब्जेक्ट बहुत बार आपने सुना होगा, लॉ भी सुना होगा और एथिक्स भी सुना होगा। इतनी देर से हम एथिक्स एथिक्स पढ़ते जा रहे हैं, तो लॉ भी समझ आ गया होगा आपको, एथिक्स भी समझ आ गया होगा। लॉ और एथिक्स का पता है क्या रिलेशन है? लॉ और एथिक्स, लॉ एज अ सब्जेक्ट डिफरेंट है, एथिक्स एज अ सब्जेक्ट डिफरेंट है, पर इनका आपस में रिलेशन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ में और एथिक्स में कॉमन है। ठीक है, तो हम ये डायग्राम बना के आ सकते हैं अगर हमें रिलेशन आ जाता है लॉ और एथिक्स का। ये सिंपल डायग्राम है कि लॉ एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट है, एथिक्स एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट ये कुछ एरिया है जहां पे ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, जहां पे ये यूनियन बनाते हैं, मतलब कुछ एरिया इनके शेयर्ड कॉमन गोल्स के लिए होता है। सो लॉ एंड एथिक्स हैव शेयर्ड कॉमन गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स में भी हम ये चाहते हैं, एथिक्स में हमने थोड़ी देर पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा था। लॉ में भी हम हमेशा यही करते हैं ना कि हम इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस है उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। सो लॉ और एथिक्स में कुछ कॉमन गोल्स हैं, जैसे हमें जस्टिस को प्रमोट करना है, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो लॉ का मेन मतलब क्या होता है? देखो, लॉ का मेन मतलब होता है कि आपको लीगल ऑब्लिगेशंस और लीगल राइट्स को ध्यान में रखना है। सो आपको एस्टैब्लिश भी करने हैं और इन्फोर्स भी करने हैं लीगल ऑब्लिगेशंस एंड लीगल राइट्स। और ऑन द अदर हैंड एथिक्स का मतलब होता है आपको जो मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरल बिहेवियर है, इसको प्रमोट करना है। सो इनके कुछ शेयर्ड गोल्स हैं और कुछ डिफरेंट गोल्स हैं। क्लियर हो गया लॉ और एथिक्स की रिलेशनशिप? जिनको भी वीडियो का कंटेंट समझ आ रहा है, यू कैन लाइक द चैनल, और आपको जल्दी ही चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आपको एक ध्यान रखना है, एस्टैब्लिशिंग अ सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस। हमें हमेशा एथिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करना है ताकि किसी भी तरह की ब्रीच ना हो। क्योंकि जब भी ब्रीच हो जाती है किसी भी चीज में, कोई भी कंपनीज के बीच में सपोज कंफ्लिक्ट हो गया, सो वो कहाँ पे जाएंगे? लीगली जाएंगे ना उन कंफ्लिक्ट्स को सोल्व करने। तो आपको हमेशा पॉजिटिव होके ये कोशिश करनी है कि कम से कम आपको लीगल झमेले में पड़ना पड़े। तो आपको पता है कि जब जब आप लीगल वायलेशंस करोगे तो आपको पनिशमेंट्स भी मिलेंगी। तो बहुत सारे लॉज आजकल आप देखते हो ऐसे हैं जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। जब भी कोई वर्क प्लेस में अनएथिकल बिहेवियर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी में बहुत सारे लॉज प्रिवेल करते हैं, और अगर वो लीगल वायलेशन करते हैं उनको पनिशमेंट भी दी जाती है।
सो जनरली जो हमारा लॉ है, जो भी हमारा इंडिया का लॉ है, दैट इज बेस्ड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। सो जो हमारा लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उस पर हमारा लॉ है वो बेस करता है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट से टॉपिक है, हालांकि बहुत कम चांसेस है इन टॉपिक्स का लेंथी में आना, बट अगर आ जाए तो हम कोई ऐसे रिस्क नहीं ले सकते ना लास्ट मोमेंट पे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको इतना ज्यादा दिल पे मत लो, एक बार इनको टपा दो ऐसे कि आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ ये टॉपिक का क्या मतलब था। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाए आप इजिली कर पाओ। हाँ, अगर आपको लॉ और एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, आप पहले लॉ समझा देना अच्छे से, उसके बाद मैंने आपको एथिक्स बहुत अच्छे से समझाया वो समझा देना, देन इनके शेयर्ड गोल समझा देना, ये डायग्राम बना देना, रिलेशनशिप बता देना, ये सब करके आपका ये क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है लॉ एंड एथिक्स वाला। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको ना मैं एक आंसर अटेम्प्ट करने का बहुत इजी वे बता रही हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेचर क्या है एथिक्स का मैनेजमेंट बिजनेस स्टैंडर्ड्स में और वैल्यूज में। सो हमें नेचर ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट बिजनेस स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज में बताना है। ठीक है, आपको पता है कि हम एथिक्स बिजनेस को कोई भी मैनेज करने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड्स में, मैनेजमेंट बिजनेस स्टैंडर्ड्स में एंड वैल्यूज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आपको एथिक्स के जो कीवर्ड्स हैं वो क्लियर होंगे, और जब मैनेजमेंट के कीवर्ड्स क्लियर होंगे आपको उन दोनों के कीवर्ड्स को आपस में रिलेट करना है ताकि उनका लिंक डेवलप हो पाए। सो यही तरीका होता है आंसर्स को अटेम्प्ट करने का। सो आपको पता है कि एथिक्स इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस, जब भी हम एथिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं मैनेजमेंट या बिजनेस में तो हम वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स ये सारे लगाते हैं। हम बिजनेस में एथिक्स क्यों लगाएंगे? ताकि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं हम या जैसे भी हम बिहेव कर रहे हैं वो मॉरली करेक्ट हो और हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चलें। सो नेचर क्या है एथिक्स का इन मैनेजमेंट में? आपको पता है कि जब भी हम मैनेज करते हैं तो लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आप लीडरशिप कर रहे हो वो एथिकल हो। एथिकल लीडरशिप का मतलब होता है कि जो लीडरशिप है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, फेयर होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, साथ के साथ ऐसा बिहेवियर हो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एथिकल हो एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे हम एथिकल लीडरशिप की बात कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर सकते हैं कि जो भी काम कंपनी काम कर रही है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चले। उसके बाद और क्या कर सकती है? ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स का भला हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी मतलब जो भी उसका स्टाफ है उनके अंदर हमेशा एक ऐसा वर्च्यू या ऐसी वैल्यू डेवलप करे कि वो हमेशा लर्न करते रहे और अपने आप को डेवलप करते रहे। सो आप बस ऐसे ही लिंक करके आ सकते हो, बाकी जो भी क्वेश्चन का कंटेक्स्ट होगा आपको आंसर उस अकॉर्डिंग ही बनाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ अ फर्म। वैल्यू ओरिएंटेशन किसी भी फर्म की कैसी होती है? सो वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि कोई भी फर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी वो बिहेवियर कर रही है या डिसीजंस ले रही है वो सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर और प्रिंसिपल्स के ऊपर ले रही है। ये सारे सेम सेम से ही टॉपिक है, ये थोड़ा ऐसे लग रहा होगा लर्न नहीं हो रहा, बट आपको एग्जाम में ये सब लर्न नहीं करके जाना, अपनी तरफ से ही लिख के आना है। एक बार जो सारे टॉपिक्स क्लैरिफाई कर लो। ठीक है, इतना डरना नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। उसके बाद वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ अ फर्म का मतलब है कि कोई भी जो फर्म है जिस वे में ऑपरेट कर रही है, जिस वे में वो डिसीजंस ले रही है वो वैल्यू बेस्ड ले रही है, सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ले रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी फर्म का वैल्यू ओरिएंटेशन है, मतलब जिस बेसिस पे या जिस वैल्यूज पे वो डिसीजन ले रही है वो किस चीजों में इफेक्ट होता है, जो उसका कल्चर है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज है या जो ओवरऑल सक्सेस है उस किसी भी फर्म का। सो हमेशा फर्म्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फर्म है वो चाहती है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करे, अपने कॉम्पिटिशन को बीट करते हुए चले, एफिशिएंटली काम करे, पर इस चीज में उसको इस चीज को निग्लेक्ट नहीं करना कि उसके कोई भी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है। सो उसको हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके चलना है। वैल्यू ओरिएंटेशन जब वो करेगी वो शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल कोई फर्म है उसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है बट लॉन्ग रन में वो चीजें क्या कर रही है, सोशली और इन्वायरमेंटली बैड इफेक्ट डाल रही है। सो फर्म को वो नहीं करनी है, उनको वैल्यूज ऐसी लेके चलनी है कि ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो बट बल्कि लॉन्ग टर्म में पूरे सोसाइटल इफेक्ट को साथ में लेके चलना है। उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, सस्टेनेबिलिटी काम करना है, यही सारे वर्ड्स हैं। उनको सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट लेके चलना है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन करनी है, कमिटमेंट करनी है, एथिकल बिहेवियर की और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है। सो कोई भी बिजनेस का वैल्यू ओरिएंटेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उनकी सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर की। तो हमेशा ये ध्यान होना चाहिए, फॉर्म को खुद को पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यू ओरिएंटेशन क्या है और उनकी वैल्यू जो ओरिएंटेशन है वो सबकी एक्सपेक्टेशंस के साथ और खुद के गोल्स के साथ अलाइन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशंस बना सके। सिंपल से टॉपिक है वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ अ फर्म। आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि कोई भी फर्म है उसका वैल्यू ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो उनके वैल्यूज एंड बिलीव्स क्या है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट है, जब भी आप बिजनेस एथिक्स की बात करते हो आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बहुत सारे डिलेमास में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है बट हमारी फर्म को फायदा हो रहा है तो हम डिलेमा में फंस गए। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन बिजनेस एथिक्स, कि बिजनेस एथिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सोसाइटल मार्केटिंग एथिक्स। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आप एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से बना सकते हो कि बहुत सारा एथिकल डिलेमा आ जाता है, लोग अवेयर नहीं होते, ये सब चीजें अपने आप बना सकते हो। बट जो मेन दो प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है दैट इज नंबर 1 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, नंबर 2 सोसाइटी मार्केटिंग एथिक्स। कि जब भी आप, हमें पता है कि मार्केटिंग मिक्स में हम चार चीजों की बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो जब आप सोसाइटी में मार्केटिंग एथिक्स यूज करते हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो सबसे पहले हम ये दोनों प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग एथिक्स वाली और साथ के साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम मेन दो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कोई भी बिजनेस फेस करता है बिजनेस एथिक्स में। सो मेन दो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो एक तो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और दूसरा है मार्केटिंग एथिक्स। ठीक है, तो कोई भी फर्म की सक्सेस और रेपुटेशन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेजरली देखो, आपको पता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है आज के टाइम में। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक एथिकल इशू है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं बहुत सारा पॉल्यूशन जनरेट होता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर और वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और बहुत सारा नेचुरल हैबिटेट भी हमें डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है, मतलब फॉरेस्ट को वो करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, ताकि उस एरिया पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जा सके। और हम बहुत बार ओवर यूज कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। सो इन सब चीजों का इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस की भी, एनिमल्स की भी और प्लैनेट एज अ होल सबकी हेल्थ खराब होती है और वेलबींग भी खराब होती है। सो अगर आपको आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस एथिक्स में, आप ये दो प्रॉब्लम्स एक्सपैंड करके समझा सकते हो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सोसाइटल मार्केटिंग एथिक्स। ठीक है, मतलब जो मार्केटिंग की एथिक्स की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो जो कि बिजनेस एथिक्स के कारण फेस करनी पड़ती हैं। अब मार्केटिंग एथिक्स की मैं प्रॉब्लम समझा देती हूँ। मार्केटिंग में बहुत सारे एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मार्केटिंग एथिक्स क्या होते हैं? मार्केटिंग एथिक्स रेफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ फर्म। तो मार्केटिंग की जो एथिक्स हैं, जो कि फर्म्स को मार्केटिंग के टाइम पे फॉलो करने चाहिए, वो फर्म्स को ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई फर्म काम करती है उसे बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन मिक्स करना पड़ता है। सो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी वो एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं वो एथिकल हुए, अनएथिकल चीजें ना दिखाएं एडवर्टाइजिंग में। प्राइसिंग की जो स्ट्रैटेजीज वो रख रही है किसी को भी ऐसे हार्म ना करे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी सही होनी चाहिए। सो कई बार क्या करती है जो फर्म्स है ना, जब वो एड देती हैं वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर देती हैं, कई बार प्राइस गॉगिंग कर देती हैं, मैन्युपुलेट करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। सो जिसकी वजह से ना जो फर्म्स हैं उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब होती है और कस्टमर का ट्रस्ट भी खराब हो जाता है। और कई बार मार्केट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करती, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस देती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट देना चाहिए, अनएथिकल नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है, लेबर फोर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती है। सो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस यूज होनी चाहिए, सबके साथ सोशल जस्टिस के साथ काम होना चाहिए। सो जो दो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है बिजनेस एथिक्स की, नंबर 1 इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड नंबर 2 इज मार्केटिंग एथिक्स। तो बिजनेस को पहले ही एथिकल मैनर में और रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्टली उस कंपनी की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इजी से टॉपिक है, जनरल जनरल से टॉपिक है, इतना कुछ हमें बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, आपको पता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट है उसमें कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं, इनका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसे होनी चाहिए, डाउन साइज करते हैं कई बार वर्कफोर्स, वो सब कैसे होनी चाहिए। थोड़ा सा इन चीजों का ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एथिक्स का क्या रोल है, हम कैसे उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एथिक्स है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बिजनेस एथिक्स के, और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज पर भी और कस्टमर्स पर भी। ये टॉपिक्स ना जो मैं आपको जनरली अभी बता रही हूँ ना, ये सिर्फ सुनने वाले हैं, ऐसा जिनमें लर्न करने वाला कुछ नहीं है। प्लीज कुछ लर्न मत करके जाना, इसमें इतना डिटेल नहीं है, बस समझ लो ताकि आंसर एग्जाम में बना पाओ, ऐसे ना लगे कि हाँ पता नहीं क्या ही टॉपिक्स आ गए, बिल्कुल स्ट्रेंज ना लगे, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है,
सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एथिक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एथिक्स मतलब प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो गाइड करती हैं कि कोई भी फर्म कैसे बिहेव करेगी टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स। तो आपको पता है बहुत सारे इश्यूज आते हैं प्रोडक्ट की सेफ्टी को लेके, एडवर्टाइजिंग को लेके, प्राइसिंग को लेके, कस्टमर सर्विस को लेके। तो फर्म्स को हमेशा एथिकल एक्ट करना चाहिए, उनको प्रोडक्ट सेफ रिलायबल देनी चाहिए और कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। और जो एडवर्टाइजिंग भी करे, ये नहीं कि झूठी मूठी एडवर्टाइजिंग कर दी, जो एडवर्टाइजिंग की जा रही है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, प्रॉपर रिलेशन बनाना चाहिए फर्म्स को एम्प्लॉयज के साथ। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई भी फर्म एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, प्रमोट करती है, वर्किंग कंडीशंस है, डाउन साइजिंग है, ये सब बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं होती, रिक्रूटमेंट्स में डिले हो जाते हैं, प्रमोशंस में डिले हो जाते हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, बिन बताए ले ऑफ्स हो जाते हैं, एकदम से ही कंपनी से निकाल देते हैं। सो हमेशा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी फर्म को ऑपरेट करना है उसको अपनी ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेनली फर्म्स पता है क्या कर सकते हैं कि जब भी वो रिक्रूट करें या फिर प्रमोट करें तो वो मेरिट के बेसिस पर करें, और ऐसे नहीं कि वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि हमारी इसके साथ ज्यादा बनती है, ये हमारी चापलूसी करता है, क्या इस बेसिस पे करें। उन्हें जो भी प्रमोशन है या जो रिक्रूटमेंट है दैट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि वो किसी भी फैक्टर पे, एज, जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी या कोई ये इन क्राइटेरियाज पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, सारे के सारे कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। सेकेंडली, एक तो ये चीज एथिकल होगी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और जो प्रमोशन प्रोसेस है वो एथिकल होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, बेस्ड ऑन द मेरिट होना चाहिए। सेकेंड क्या हो सकता है? वर्किंग कंडीशंस। फर्म्स को ये ध्यान रखना है कि फर्म्स को ये रिस्पॉन्सिबली वर्क करना है कि जो भी उनका वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे सारे स्टाफ वर्क कर रहा है, वो वर्किंग कंडीशन सेफ भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क प्लेस की सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपना बहुत सारा टाइम हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट पे ही स्पेंड करते हैं। सो उनको प्रॉपर ऐसी अपॉर्चुनिटी या ट्रेनिंग भी देनी चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट में, ताकि जो स्टाफ है वो प्रोफेशनली ग्रो भी कर पाए और डेवलप भी कर पाए। नेक्स्ट इज डाउन साइजिंग वर्कफोर्स। फर्म्स क्या करते हैं, बहुत बार ना डाउन साइजिंग करते हैं, क्योंकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल आज का अभी का ही सिनेरियो लगा लो, बहुत ज्यादा रिसेशन की कंडीशन है, सपोज मार्केट कंडीशंस बहुत चेंज हो रही है, तो फर्म्स क्या कर रही हैं, डाउन साइज कर रही है, मतलब अपना स्टाफ निकाल रही है। सो उनको अगर डाउन साइजिंग भी करनी है, ऐसे नहीं कि डाउन साइजिंग ना करें, चलो दिक्कत है डाउन साइजिंग कर सकते हैं, बट जो डाउन साइजिंग है दैट शुड बी ऑल्सो एथिकल एंड फेयर। उनको एडिक्वेट नोटिस पीरियड देना चाहिए, ये नहीं सीधा मेल भेज दो कि कल से आपको काम पे नहीं आना, नहीं, उनको प्रॉपर एडिक्वेट टाइम पीरियड तो दो ताकि उनको दूसरी जॉब मिल जाए, 1 महीने का, 2 महीने का नोटिस तो दो, ताकि जो भी इम्प्लॉयज इफेक्ट हो रहे हैं डाउन साइजिंग में, उनके पास प्रॉपर क्राइटेरिया भी हो कि किस बेसिस पे वो डाउन साइज करें, उनको क्यों निकाल रही हैं, और फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि किस बेसिस पे ऐसी रैंडमली निकाल दी, हाँ जो कम परफॉर्म करें उनको थोड़ा सा डाउन साइज कर सकते हो, बट वो भी उनको प्रॉपर एडिक्वेट नोटिस देकर। ठीक है, तो आप भी सोच रहे हो कि अजीब से टॉपिक्स है, किस सीक्वेंस में लर्न करना है। देखो ये आपके सिलेबस का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है उसमें काफी चीजें जरूरी होती है, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन, डाउन साइजिंग वर्कफोर्स। तो हमने बस मेन ये देखना है कि ह्यूमन प्रोटेक्शन को हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ लिंक करना है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें पता है कि किस किस की चीजों पर डिपेंड करती है, प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट के ऊपर, वर्किंग कंडीशन के ऊपर, एंड डाउन साइजिंग वर्कफोर्स के ऊपर। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट था, इसलिए हमने ये सारे कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लिए। तो जब भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बंदों का हित लेके चलना, एम्प्लॉयज का भी और कस्टमर्स का भी। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं उस टाइम पे, तो फर्म्स को एथिकली एक्ट करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करना चाहिए, ताकि उनके रेपुटेशन पे कोई असर ना आए। ठीक है, उनकी रेपुटेशन बनी रहे। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इस पे इतना ज्यादा डीप डाउन मत समझना, एक बार जस्ट वैसे ही सुन लो। एथिकल इश्यूज एट द टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले आप एथिक्स समझा दोगे, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट समझा दोगे, उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत सारे एथिकल इश्यूज फेस करती है, आप वो एथिकल इश्यूज समझा दोगे। आप बोलोगे कि तो एथिकल इश्यूज है टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं पूरी की पूरी फॉर्म के रेपुटेशन पर और पूरी की पूरी फॉर्म के सक्सेस के ऊपर। ठीक है, और मेजर एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो मैनेजर्स हैं टॉप लेवल पे, उनके बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बिटवीन देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ अ फर्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक टॉप मैनेजर है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो कि इस किसी भी स्पेसिफिक सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ, तो इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ मुझे तो इसी कस्टमर को देना है या मुझे तो इसी सप्लायर से माल लेना है। बेशक उसके खुद के फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हों, बेशक वो उसमें से करप्ट हो, करप्शन लेता हो। सो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये एक वन ऑफ द मेजर इशू है जो टॉप मैनेजमेंट में फेस किया जाता है, कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बिटवीन अ टॉप मैनेजर्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ अ फर्म।
सेकेंड क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है वो इनसाइडरली जो इन्फॉर्मेशन उसको पता है उसको इलीगली यूज कर रहा है, और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, इलीगल है और अनएथिकल है। उसके अलावा जो टॉप मैनेजर है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है, ब्राइबरी वगैरह लेता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, हरास करता है, सबको फेयरली ट्रीट नहीं करता है, इन्वायरमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाता है, ऐसे स्टेप्स नहीं लेता है जिससे कार्बन रिडक्शन हो सके, फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट रखता है, मतलब उसको फाइनेंसेस मैनेज करना नहीं आता, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है। अगर ये सब कुछ होगा टॉप लेवल पे, आप खुद ही सोच के देखो कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, इन्वायरमेंट ना कंसीडर करना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी ना होना। तो क्या होएगा, तो जो फर्म है उसकी रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और फर्म के अगेंस्ट बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से जितने मर्जी पॉइंट्स बनाया ना, मैंने सिर्फ ये 6 पॉइंट्स ही बनाया आपको आइडिया देने के लिए, आप n नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हो। अपने आप को ईगोइस्टिक अप्रोच लेके चलना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट को कुछ समझना ही नहीं, बहुत कम पे करना, उनको बिल्कुल मोटिवेट ना करना, सो ये बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। एकदम से लोगों को निकाल देना काम से, ठीक है, बहुत ही रूड होना, ये बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं एट द टॉप मैनेजमेंट। तो कुछ भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एथिक्स इन फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सो अभी हमें पता है कि बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट्स में जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें एथिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एथिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या इश्यूज हैं जब फेस करने पड़ते हैं जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो आपको पता है बहुत बार इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि जब कोई बार किसी को अंदर का कुछ पता होता है, नॉलेज होती है, तो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है जो वो अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं, इनसाइडर ट्रेड कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है दैट इज इलीगल एंड अनएथिकल। सेकंड क्या है, मार्केट मैनिपुलेशन। सो बहुत सारी फ्रॉड्स करके या ऐसे डिसेप्टिव एक्टिविटीज करके मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, विच इज ऑल्सो अनएथिकल। बहुत बार क्या होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो जाती है। सो बहुत बार कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट ऑफ जो उनका क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट हमेशा आगे रखना चाहिए रेदर देन देयर ऑन इंटरेस्ट। सो कई बार वो क्या करते हैं, अपना ही फायदा सोचते हैं, क्लाइंट का फायदा नहीं सोचते। डिस्क्लोजर, कंपनीज कई बार अपनी प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सो आपको पता है बहुत बार फ्रॉड हो जाते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। सो ये सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जिस वे में क्वेश्चन आएगा उस वे में अपने आप रिलेट करके लिखाना, ऐसा कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। बस मेन एक दो टर्म्स है, जैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन या हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, मेन ये 4 वर्ड्स याद कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर, कि प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनको अपना इंटरेस्ट आगे नहीं रखना चाहिए रादर देन द क्लाइंट्स, उसके बाद मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए और इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी पॉइंट्स अपने आप मौके पे जैसा भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से बना दें, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कॉम्पिटिटर एंड बिजनेस पार्टनर्स, हमेशा बिजनेस को ऐसे ऑपरेट करना चाहिए कि उसकी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड्स देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज देयर बिजनेस पार्टनर्स। तो सबसे पहले आप कॉम्पिटिटर समझा सकते हो, बिजनेस पार्टनर समझा सकते हो, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा सकते हो। और अब इनके टुवर्ड्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, खुद ही से सोच के देखो। अब ये तो है नहीं कि आप बहुत ही अनफेयर कॉम्पिटिशन कर रहे हो, तो आपको जो कॉम्पिटिशन करना है वो फेयर कॉम्पिटिशन करना है, कि आपको ऐसी प्रैक्टिसेस में एंगेज नहीं होना, जो प्राइस फिक्सिंग वगैरह बहुत ही गंदे तरीके से करने लग जाओ, बहुत गंदा गेम नहीं खेलना, आपको फेयर कॉम्पिटिशन करना है, ठीक है। और ये नहीं कि किसी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप ऐसे यूज करो, किसी के पेटेंट्स वगैरह ऐसे यूज करो, तो आपको रिस्पेक्ट करनी है किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अगर किसी का ट्रेडमार्क या कुछ भी है, विदाउट परमिशन यूज नहीं करना। जो भी काम आप कर रहे हो ट्रांसपेरेंटली हो, ऑनेस्टली हो, ताकि आपकी जो डीलिंग्स है कॉम्पिटिटर्स और पार्टनर्स के साथ वो अच्छी रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटर के साथ मतलब ऐसे कैसे टैकल कर रहे हो। फेयर डीलिंग करनी है, गुड फेथ में काम करना है, क्योंकि कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। सो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो एथिकल इश्यूज वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें देखो टॉपिक्स हैं बहुत सारे, तो एक बार देख के तो बंदा घबरा जाता है क्या ही लिखे, बट एग्जामिनर ने आपका बुक
बुक्स को रट्टा मारा हुआ नॉलेज नहीं देखना, क्योंकि एग्जामिनर के पास, अब आप छोटे बच्चे हैं नहीं कि एग्जामिनर एक ही बुक फॉलो कर रहा है, मल्टीपल बुक्स है, हर एक सब्जेक्ट की मल्टीपल ऑथर्स है ना, तो एग्जामिनर वो बुक्स वाला वर्ड नहीं देखेगा कि हाँ ये वर्ड लिखा हुआ है तो आपका आंसर सही है। उसने देखना है कि आपने आंसर को अपने मतलब जो एग्जाम है उसको कैसे अटेम्प्ट किया है। सो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, अटेम्प्टिंग अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग्स अच्छी बनी होनी चाहिए, प्रॉपर पॉइंटर्स बने होने चाहिए, फ्लो डायग्राम्स बने होने चाहिए। अंदर आप कोई भी क्राइटेरिया या कंटेंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो, जो आप लिख रहे हो उसको आप बस जस्टिफाई करो, मेन चीज ये होती है। कुछ ऐसे लर्न नहीं करना, टॉपिक समझ जाओ, अब हम बड़े हो गए हैं तो उस क्राइटेरिया में आओ कि टॉपिक समझ जाओ, एक्सप्लेन अपने आप कराना, टॉपिक समझ आ गया ऑटोमेटिकली इतने बड़े हम हो ही गए हैं कि टॉपिक को समझ के हम पॉइंट्स खुद बना के आ सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गया होगा। जल्दी प्लेलिस्ट अपडेटेड आपको चैनल पे ही मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यू कैन पुट अ स्मॉल कमेंट बिलो द वीडियो।